सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ मुकेश। और मैं हूं मुकेश कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ये हमारे गणित की पहली शुरुआत है बच्चों। यहाँ से हम गणित को शुरू करेंगे और हम सीखेंगे। अगर आपने कक्षा 9th कुछ भी नहीं पढ़ा है 9 में, तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक, एकदम जीरो लेवल से, जैसा कि आप समझ पा रहे हो। एकदम एकदम बेसिक से। अगर कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है ना, कभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एकदम जीरो से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले बच्चों हम आपको ये सिखा दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बच्चों, ये भाग 1 है ना। देखिए, इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। हम संख्याओं के बारे में परिचय देंगे बच्चों की संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। और एग्जाम एग्जाम का मतलब यूपी बोर्ड एग्जाम में जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में पिछले साल जो भी प्रश्न पूछे हैं, उनको भी बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक, और देखिए, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, सारे एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद जब हम भाग 2 का वीडियो बनाएंगे, है ना, तो उसमें हम चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्नावली 1.1। यहाँ बच्चों हम यहाँ पर केवल इन बातों का चर्चा करेंगे, यानी कि इसके परिचय को समझेंगे। एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे। ठीक, एक बार मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना, कि क्या क्या बोर्ड एग्जाम में देखिए प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कैसे इसने पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन, है ना। ये सारा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जाम से संबंधित है ना। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने पूछे हैं, जो भी हमने यहाँ पर राइट कर लिया है बच्चों। ठीक, आपको एक बार हम एक झलक जो है दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2025 में। ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन 4 2023-24 में आया हुआ है। देखिए, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, रिपीट हुआ है बार बार। 22, 23, 24, 25 इसमें आया हुआ है। 22, 23, 24, 25 इसमें आया हुआ है। ठीक, तो जो भी प्रश्न है, और ये उदाहरण है बच्चों एनसीईआरटी का, देख सकते हैं। उदाहरण 1, उदाहरण है ना, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4, हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। ठीक, चलिए हम एकदम बेसिक से बच्चों शुरुआत करते हैं, ताकि जब तक आपको संख्याओं पर बच्चों पकड़ नहीं होगी, तब तक आप इस प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपका नोट्स है ना। इसको देख के आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट्स जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक आपकी तैयारी बच्चों कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक, यानी कि आपकी जो तैयारी होती है, वो मेन जो है नोट्स पर डिपेंड करती है कि आपने नोट्स बनाया है कि नहीं बनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों नोट्स इसका ज़रूर बनाइएगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक बात समझाते हुए चलते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक, देखिए, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं संख्याओं के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं को अंग्रेजी में नंबर्स बोलते हैं बच्चों। देखिए, संख्याएं यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, जैसे कि आपने सीखा भी होगा कई बार, कक्षा 9 में पढ़ा भी है। देखिए, संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, और एक होती है बच्चों काल्पनिक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक, और काल्पनिक संख्याओं को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। बच्चों देखिए, जैसे इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक का मतलब होता है दुनिया में जो भी संख्याएं आपको दिख रही हैं काल्पनिक संख्या को छोड़कर, तो वो सारी हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है ना बच्चों कि अगर कोई भी संख्या है जिसको हम संख्या रेखा पर जो है दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि, है ना, जैसे कि 0, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, है ना, रूट वाली संख्या, ये सब हमारी जो है वास्तविक संख्याएं होती। कोई भी संख्या है बच्चों, अगर हम उसको संख्या रेखा पर दिखा पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर चलेंगे तो ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है ना। फिर ऐसे यहाँ पर हम दशमलव वाली संख्या लिख सकते हैं, 1.5 है। तो ये सारी संख्या बच्चों हमारी मानी जाती है वास्तविक संख्याएं। ठीक, देखिए, अब बच्चों हम समझ लेते हैं ना कि काल्पनिक संख्याएं क्या है। हालांकि हमको इसी के बारे में पढ़ना है,
लेकिन थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों कोई भी संख्या अगर आपको दिख जाए ना, जैसे अंडर रूट में दिख जाए और माइनस में हो, यानी कि माइनस अंडर रूट, तो या इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, जैसे अंडर रूट में आपको कोई संख्या ऋणात्मक संख्या दिख जाए जैसे -10, तो इसको बोलेंगे क्या, काल्पनिक संख्या। या अगर कहीं पर लिखा हो बच्चों अंडर रूट -100, तो इसको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या। तो देखिए इसकी अगर परिभाषा अगर देखा जाए ना बच्चों, तो यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है, जिस संख्या का वर्ग -1 हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर दें बच्चों और वो -1 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं, है ना, देखिए जैसे कि अंडर रूट में -5 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से बच्चों अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो ये क्या बच जाएगा, -5, है ना। यानी कि स्क्वायर अगर हम करेंगे ना, अगर वो माइनस की संख्या आपको मिल रही है तो वो हमारी काल्पनिक संख्या होगी। या आप सीधा सा ऐसा समझ सकते हैं ना बच्चों की, रूट में अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे माइनस का, है ना, अंडर रूट -5, अंडर रूट -8, अंडर रूट -7, तो ये सारी की सारी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको हम ना आई से लिखते हैं, आई का मतलब इमेजिनरी। ठीक, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो काल्पनिक संख्या होती है बच्चों, है ना, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं, ऐसे मान देते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं आयोटा, और इसका मान होता है बच्चों √-1। इस संख्या को क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम बच्चों बोलते हैं आयोटा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, पाठ 4 में इस्तेमाल किया जाएगा जब हम द्विघात समीकरण आपको पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब वहाँ पर इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये हमारी जो है काल्पनिक संख्या है बच्चों, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, है ना। यहाँ पर हम लिख भी दिया हुआ आयोटा, एक क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ध्यान रखना है बच्चों, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर -1 आ जाए वो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब बच्चों हम समझ लेते हैं ना, यहाँ तक हमने समझ लिया और आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है ना, वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। कभी कभी आपने जब बुक पढ़ा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बच्चों जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, वास्तविक संख्याएं। यानी कि हम इस तरीके से वास्तविक संख्या को दो भाग में बच्चों बांट सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो चीजों से मिलकर बनी है, एक परिमेय संख्या और दूसरी है हमारी अपरिमेय संख्या। और अगर हम परिमेय संख्या को बांटना चाहें ना बच्चों, तो इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए जो पूर्णांक संख्याएं होती है बच्चों, वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती है हमारी धन पूर्णांक, एक होती है हमारी ऋण पूर्णांक, है ना, ऋण पूर्णांक, है ना, और एक होती है हमारी जीरो। ठीक, इस तरीके से आइए बच्चों हम एक एक का डिस्कशन करते हैं कि क्या है प्राकृतिक संख्याएं। चलिए समझ लेते हैं। देखिए हमारे ये सब काम की हमको ध्यान रखना है आपको। देखिए पहला हम बात करने जा रहे हैं प्राकृत संख्या की। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कई बार बच्चों बोल देते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे हमको कोई चीज़ बच्चों गिनना होता है ना, तो हम जिस संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देख सकते हैं वह संख्या जिनसे हम किसी वस्तु को गिनने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और इससे हम बच्चों यन से लिखते हैं। ठीक, किससे लिखते हैं, यन से। इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। ठीक, देखिए तो देखिए जैसे अगर आपको कोई चीज़ गिनना हो, जैसे यहाँ पर हम कुछ रसगुल्ले रख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब हम ऐसे क्या रखे हैं बच्चे, रसगुल्ला, है ना। देखिए अगर इसको आपको गिनना हो तो आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर 6 रसगुल्ले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चे, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्राकृतिक संख्या को यन से लिखा जाता है। यन का मान 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं भी इसका कोई अंत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर ऐसे डाट डाट लगा दिया जाता है कि आगे बहुत सी संख्याएं हैं, हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों कुछ नोट है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए जो प्राकृत संख्या होती है वो धनात्मक होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप बताएंगे 1। ठीक, इस तरीके से बच्चों कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या 3.7 यानी कि दशमलव वाली संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, नहीं है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, है ना, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, नहीं है। इस बात को ध्यान रखना होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि दशमलव वाली संख्या बच्चों इसमें नहीं आती है, ठीक, इसीलिए नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या -3 यानी कि ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है बच्चे वो धनात्मक होती है, तो यानी इसको मैं बोलूंगा कि ये नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा, है ना, इसका उत्तर होगा नहीं है। यानी कि ऋणात्मक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है बच्चे। देखिए, देखिए तीसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं, क्या 1/2 यानी भिन्न वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? देखिए मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, है ना, क्या 1/2 यानी भिन्न संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो आप बताएंगे कि नहीं है, ठीक, क्या बताएंगे, नहीं है, क्योंकि ये जो है भिन्न वाली संख्या नहीं होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक, इस तरीके से बच्चों। चलिए बच्चों हम आगे समझते हैं ना दूसरी संख्या, ठीक, दूसरी संख्या का क्या नाम है, तो देख सकते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक, क्या बोलते हैं, होल नंबर। जैसा कि इसका पहला अक्षर डब्लू है तो इसीलिए बच्चों हम इसको डब्लू से लिखते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या का जो संग्रह है बच्चों, प्राकृतिक संख्या का जो संग्रह है उसमें अगर हम जीरो को मिला लें तो इस प्रकार जो संख्या मिलेगी आप उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसको हम किससे लिखते हैं, डब्लू से। यानी कि बच्चों देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या देखिए कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बच्चों इसमें जीरो को भी शामिल कर लूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं जीरो से इसको स्टार्ट करूँ तो मैं इसको बोलूँगा पूर्ण संख्या, ठीक। आइए समझ लेते हैं थोड़ा नोट। देखिए यहाँ पर इसने बताया है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक देखिए, एक जो है ना हमारा प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये एक जो है ना अभी हमने आपको बताया एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और बच्चों एक प्राकृतिक संख्या है ना, और देखिए ये पूर्ण संख्या भी है, डब्लू भी है, ठीक। तो यानी ये जो है प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या है, तो वही हमने लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे बच्चों देखिए जीरो, है ना, देखिए जीरो जो है ना पूर्ण संख्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या में बच्चों कहीं भी आपको जीरो नहीं दिखेगा। देखिए एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, जीरो नहीं आ रहा है। तो वही हमने नोट में लिख दिया हुआ है, देखिए जीरो नहीं दिखाई दे रहा है आपको प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। तो हमने नोट में एक बात लिख दिया है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक। बच्चों यहाँ से हमने एक गोला बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए एक छोटा सा गोला आपको दिख रहा होगा और एक बड़ा सा गोला दिख रहा होगा। यानी कि ये जो छोटा वाला गोला आप देख पा रहे होंगे ना बच्चों, ये छोटा वाला जो गोला है इस बड़े वाले गोले के अंदर कंप्लीट आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या हैं। लेकिन देखिए जो बड़ा वाला गोला है ना उसका कुछ हिस्सा छोटे वाले गोले में आता है ना। तो इसका मतलब यह है कि सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। ये आपको ये समझाना रहता है, ठीक। जैसे यहाँ पर अगर मैं दो गोला बना दूं ऐसे, यहाँ पर लिख दूं डब्लू यानी होल नंबर, इसमें जितने भी पूर्ण संख्या है वो सब आ जाती हैं, लिखी हुई हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं छोटा सा गोला बना दूं और यहाँ पर लिख दूं नेचुरल नंबर, तो देखिए जो छोटा वाला गोला है बच्चे ना, छोटा वाला गोला जो है ना इस बड़े वाले गोले में कंप्लीट आ जाता है, इस पूरे वाले गोले में, है ना, बड़े के गोले में। लेकिन बड़ा वाला जो गोला है उसका कुछ हिस्सा छोटे में आता है। ये आपको ये समझाना चाहता है कि दुनिया में जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसका ये मतलब होता है, ठीक। आइए हम आगे समझते हैं। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए बच्चों, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। ठीक, देखिए आगे समझते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है बच्चों हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को समझ लेते हैं। देखिए पूर्णांक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं बच्चों इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या कहता है कि बच्चों जो पूर्ण संख्या है ना, अगर उसमें आप ऋणात्मक संख्या को भी मिला लो तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक या पूर्णांक संख्या। इसे बच्चों हम जड़ से लिखते हैं। बच्चों देखिए आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, जैसे इसका पहला अक्षर आई है तो हमने आई से क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों देखिए कभी कभी पूर्णांक को ना, कभी कभी पूर्णांक को आई से लिख दिया जाता है और किसी किसी बुक में आप देखेंगे पूर्णांक को जड़ से भी लिखा जाता है। दोनों बच्चों सही है। ठीक, तो यहाँ पर हमने जड़ से लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहेंगे बच्चों कि इसको हम किससे लिखते हैं, जड़ से। अब देखिए ये हमारा जो है ना, यहाँ से लेकर आप देखें तो ये सब क्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है। अगर इसमें बच्चों हम ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लें, जैसे कि -1, -2, -3, तो इन सारे संख्याओं को हम बोल सकते हैं पूर्णांक। ठीक, बच्चों देखिए जो पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक हमारा जो है दो किस्म का होता है। देखिए यहाँ पर आप मेनली तीन टाइप का बांट सकते हैं, जीरो को भी मिला लीजिए तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए जो पूर्णांक होता है ना बच्चों, ये जो है तीन प्रकार से आप इसको बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है धन पूर्णांक, दूसरा है बच्चों ऋण पूर्णांक, है ना, दूसरा क्या हमारा ऋण पूर्णांक है। ठीक, ऋण पूर्णांक, और तीसरा हमारा शून्य यानी कि जीरो, आप इसको बोल सकते हैं बच्चों। ठीक, देखिए धन पूर्णांक का मतलब जो धन वाली संख्या है, जैसे धनात्मक संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको हम धन पूर्णांक बोलते हैं। और ऋण पूर्णांक का मतलब कि जो ऋण वाली संख्या है, जैसे -1, -2, यानी कि ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ऋण पूर्णांक। और देखिए जो शून्य होता है, इसको ना तो बच्चों बोलते हैं ऋण पूर्णांक और ना ही बोलते हैं धन पूर्णांक। ठीक, यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना, बड़े ही आसानी से। अब देखिए आपको ये समझना होगा कि पूर्णांक जो है तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से आप इसको बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। ठीक, बच्चों देखिए यहाँ पर हमने नोट में लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। क्यों बच्चों, देखिए क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से। तो अगर मैं यहाँ से देखूं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सब क्या सब हमारी प्राकृतिक संख्या है, यानी एक से अगर मैं देखूं तो वही हमने लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो मैं दो को देख सकता हूँ। देखिए दो कुछ भी ले सकते हैं, दो बच्चों क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक भी है। ठीक, तो यही आप आगे समझ सकते हैं कि देखिए जो नेचुरल नंबर है बच्चों, पहले वो किसके अंदर आता था, डब्लू के, है ना। अब ये डब्लू बच्चों किसके अंदर आएगा, जेड के। अगर मैं यहाँ से जीरो को लेकर चलूँ ना तो यहाँ से बोल सकता हूँ ये होल नंबर है। ठीक, तो यानी कि प्रत्येक जो है, ऐसा भी मैं और बोल सकता हूँ, देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है। क्योंकि बच्चों मैं अगर बोल दूँ तीन, तो देखिए तीन जो है ना पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। ठीक, इस तरीके से होता है ये चीज। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ इम्पोर्टेंट बात, देखिए प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे मैं बच्चों आपको एग्जाम्पल दूं ना, तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे -2 मैंने लिख दिया। अब देखिए -2 जो है ना बच्चों वो पूर्णांक में आता है, देखिए -2, लेकिन ये जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जो है धनात्मक संख्याएं आती हैं। बच्चों देखिए अंक तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, यहाँ आप देख लेते हैं। देखिए चौथा कह रहा है हमारा, चौथा बात देखिए प्रत्येक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। वही बात देखिए जैसे मैंने लिख दिया -5। ठीक, बच्चों देखिए ये जो है ना हमारा पूर्णांक तो है ना, क्या पूर्णांक तो है, देख सकते हैं यहाँ पर -5 अगर मैं देखूं, देखिए -3, -4, -5, -6,
जहाँ तक आपकी मर्जी हो आप वहाँ तक लिख सकते हैं। तो देखिए माइनस जो 5 है ना बच्चे, वो पूर्णांक है, लेकिन ये जो है ना पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या बच्चों ऋणात्मक नहीं होती है। अभी आपने पीछे पढ़ा हुआ देख सकते हैं। ये जो 5 है बच्चों, ये धनात्मक है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, ठीक। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं ना चौथा बात, यानी कि परिमेय संख्या का बात समझते हैं कि परिमेय संख्या आखिर में होता क्या है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या को इंग्लिश वाला बच्चा बोलता है रेशनल नंबर। ठीक, क्या बोलता है बच्चों? रेशनल नंबर इसको बोलता है। ये रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। चलिए बच्चों हम आगे समझ लेते हैं ना कि जो है परिमेय संख्या क्या है। देखिए, है ना, कहा जाता है ना बच्चों कि कोई भी संख्या हो दुनिया में जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे p बटा q के रूप में, जहाँ दो शर्त है बच्चों कि p और q जो है पूर्णांक हो। अभी मैंने आपको बताया कि पूर्णांक क्या होता है ना। मतलब इस p की जगह पर और q की जगह पर आप दुनिया में कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूर्णांक अभी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आप माइनस की भी संख्या रख सकते हैं, प्लस की भी संख्या रख सकते हैं, है ना। लेकिन एक शर्त है बच्चों की क्यू का जो मान है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके जो नीचे है, यानी कि हर हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या है तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। आइए समझते हैं थोड़ा सा, ताकि कुछ बातें आपको समझ में आ जाए। देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमने लिख दिया 1/2, है ना। देखिए एक जो है पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है। तो देखिए ये किसके रूप में लिखा है बच्चों? देखिए तो आप देख पा रहे होंगे ना कि ये p बटा q के रूप में लिखा है। p क्या मान 1 है, q का मान 2 है, p बटा q के रूप में लिखा है। और दूसरा शर्त है बच्चों की q का मान यहाँ पर जीरो नहीं है, यानी कि q का मान देखिए कितना है बच्चों, 2 है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1/3 है, ये किसके रूप में लिखा हुआ है? p बटा q के रूप में। यहाँ देखिए q की जगह पर क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है ना, और p की जगह पर 1 दिख रहा है ना। तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं -8/6। देखिए यहाँ पर p की जगह पर -8 दिख रहा होगा और q की जगह पर 6 दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर नीचे जीरो नहीं आ रहा है, यानी q का मान क्या हो रहा है? जीरो नहीं हो रहा है। देख सकते हैं शर्त क्या था हमारा? q का मान जीरो ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना बच्चों कि q का मान क्या है? 6 है, जो कि जीरो नहीं है। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ बच्चों की ये परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या 2/0 को परिमेय संख्या बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखें ना तो देखिए ये लिखा हुआ है p बटा क्यू, क्यू का मान बच्चों जीरो आ गया है। देख सकते हैं क्यू का मान जीरो आया है। और देखिए शर्त में क्या आपको बताया गया है कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू का मान जीरो ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्यू का मान जीरो आ गया है, तो इसको मैं परिमेय संख्या नहीं कहूंगा, यानी कि ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। इस तरीके से बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये बात एकदम सही से समझ में आई होगी बच्चों, है ना। देखिए कुछ नोट समझते बच्चों। देखिए नोट पहला, ठीक। देखिए आप जानते हैं बच्चों की जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, अभी आपको पढ़ा है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आप बच्चों जानते हैं कि दुनिया में कोई भी संख्या हो ना तो उसके नीचे एक लिख सकते हैं। देखिए 1/1 कर सकते हैं, दो को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। और देखिए इसके नीचे जीरो नहीं आ रहा है, देखिए जीरो नहीं आ रहा है नीचे। और देखिए जो भी संख्याएं लिखी हुई है ना बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये p बटा q के रूप में लिखी है, यानी कि बटा के रूप में। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात तो पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक, देखिए ये पूरी संख्या बच्चों क्या है हमारी? ये परिमेय संख्या है, ठीक। क्योंकि ये परिमेय संख्या की बातों को मान नहीं है।
देखिए इससे यह बात पता चलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है बच्चों। एक बात यहाँ से एक मजेदार चीज हमने निकाला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को मैं परिमेय संख्या बोल सकता हूँ। ठीक, समझ लेते हैं ना। नोट नंबर दूसरा देखिए, जैसे W बराबर, ये सब हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। W बराबर 0 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, जीरो को 0/1, 2/1, 3/1, ऐसे मैं जिसको चाहूँ जिसको ऐसे बटे के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी संख्याएं बच्चों किसके रूप में है, P/Q के रूप में है। और देखिए यहाँ पर जो है ना, परिमेय संख्या का शर्त पूरा हो रहा है। देखिए ऊपर जीरो आ रहा है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। शर्त क्या थी हमारी कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको परिमेय संख्या बोल सकता हूँ। ठीक, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया कि ऊपर जीरो है ना, ऊपर जीरो ना है, ऊपर जीरो आ सकता है तो उसको परिमेय बोला जाएगा। तो क्या जीरो को परिमेय संख्या कह सकते हैं क्या बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक, अब यह बात यहाँ पर हमने लिख दी हुई कि अर्थात प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है बच्चों। ठीक, अब देखिए ऐसे में अगर पूर्णांक की बात करूं बच्चों, जैसे कि -1, -2, 0 1 2 3, तो मैं इसको भी बटा के रूप में लिख सकता हूँ। हर एक संख्या के नीचे एक मैं लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये बटा के रूप में लिखी हुई है, यानी कि P/Q के रूप में। और देखिए Q में सभी का मान एक है, एक है, एक है। ठीक, तो इसका मतलब ये P/Q के रूप में है। और देखिए इसका हर बच्चों जीरो नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्रत्येक दुनिया में जितने भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या है। ये बच्चों सब आपको नोट करके रखना है। अब हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या के गुण, कुछ क्वालिटी है इसके अंदर, ये भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा है देखिए, परिमेय संख्या का जब बच्चों हम दशमलव प्रसार करते हैं ना, तो एक आता है हमारा शांत और एक आता है हमारा अशांत आवर्ती। ठीक, अब देखिए शांत क्या होता है, तो शांत का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे ये दशमलव वाली संख्या है ना, दशमलव के बाद में अगर आप अंकों को गिन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि शांत क्या है, तो आप जानते हैं कि दशमलव के बाद में अगर मैं अंकों को गिन पा रहा हूं तो वो शांत है। जैसे लिखा हुआ 1/2, अगर मैं बच्चों एक को दो से भाग दूं ना, जैसे कि 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक को मैं दो से दूंगा भाग। तो देखिए दो का पहाड़ा पढ़ूंगा तो एक नहीं आएगा, दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो ये कट कट जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0.5। ठीक बच्चों, देखिए तो जिससे मैंने लिख दिया 0.5, तो यहाँ दशमलव के बाद आपको पता चल रहा है कि एक अंक है, तो बच्चों ये शांत है। ठीक, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है 3/4, तो यहाँ पर आप देखिए ना, दशमलव के बाद कितने अंक आपको दिख रहा है, 2 अंक। तो इसका मतलब मैं बता पा रहा हूँ कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो इसका मतलब ये सब क्या है बच्चों, शांत है। ठीक, मुझे लगता है कि आपको एकदम ये क्लियर हुआ होगा, है ना। अब आइए समझाते हैं दूसरा आपको, अशांत आवर्ती। देखिए अशांत आवर्ती का मतलब ये होता है, जैसे कि इसका नाम है बच्चों अशांत, मतलब जो शांत ना हो। लेकिन यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया है आवर्ती, आवर्ती का मतलब आ रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। ठीक, ना ही बच्चों देखिए ना खत्म हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों, है ना, अशांत आवर्ती। जैसे कि देखिए 1/3, जब हम एक को तीन से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0.3333333333333, ऐसे पूरी जिंदगी गुजर जाएगी भाग देते देते भाई, है ना। देखिए मैं यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि दशमलव के बाद कितनी अंक है, कितने अंक है, मैं नहीं गिन पा रहा हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ बच्चों अशांत आवर्ती। और आप जानते हैं कि सिंपल में ऐसा आप लिख सकते हैं, 0 पॉइंट दशमलव लगा दीजिए। और देखिए कौन बार बार आ रहा है बच्चों, तो 3 बार बार आ रहा है, तो 3 ऐसे उतार कर इस पर एक ऐसा डंडा बना देते हैं, तो इसका होता है बार। ठीक, मतलब 3 जो है बार बार आ रहा है। ठीक, ऐसे देखिए, इससे बच्चों है 2/11, तो जब मैं जो है 2 को भाग दूंगा 11 से बच्चों, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 0.18 18 18 18 18 ऐसे 1 8 1 8 1 8 1 8, ऐसे ऐसे मतलब आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना बच्चों की जो है ना, दशमलव के बाद मैं नहीं गिन पा रहा हूँ कि कितने अंक है, तो इसका मतलब ये आसान है हमारा। ठीक, अब देखिए बच्चों एक क्वालिटी और है, ये क्वालिटी आपको एग्जाम में काफी मदद करेगी बच्चों, सवालों को सॉल्व करने में। देखिए जब हम लोग परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उत्तर आता है परिमेय संख्या। अगर आप घटा देंगे ना बच्चों तब भी परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अगर आप गुणा करेंगे तब भी उत्तर परिमेय संख्या आएगा। अब बच्चों देखिए परिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या से भाग देंगे ना, तो उत्तर तो परिमेय संख्या आता ही आता है, लेकिन शर्त यह है
ये जो हर वाली परिमेय संख्या है ना, वो जीरो के बराबर ना हो, अर्थात हर वाली परिमेय संख्या जीरो ना हो। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जीरो जो है, जीरो को भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर आपने जैसे देखिए, जैसे हमने 2/3 एक परिमेय संख्या है और इसको हम किसी परिमेय संख्या से भाग देते हैं, जैसे 5/3 से, तो बच्चों आप भाग कैसे देते होंगे? जैसे अगर मैं इसको जो है, इस परिमेय संख्या को इससे जब भाग देता हूँ, तो देखिए भाग की क्रिया बच्चों पलट के गुणा में बदल जाती है। तो जब हम इसको पलट देंगे ऊपर ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, 5/3, है ना? पता होगा आपको। ऐसे आप गुणा कर देते थे, 2 पंचे 10 और देखिए 3 त्रिका 9। देखिए ये भी एक परिमेय संख्या ही है। तो वही हमने लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो उत्तर तो परिमेय संख्या आएगा भाई, है ना? लेकिन शर्त यह है कि हर इसका परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक? अर्थात कि ऐसा नहीं आप करेंगे जैसे 2/3 लिख दिया और आप इसको जीरो से भाग देने लगे। हाँ, जीरो भी एक परिमेय संख्या है मेरे भाई, लेकिन इसमें जब ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो हम किसी भी परिमेय संख्या में जीरो से भाग नहीं दे सकते मेरे भाई। अगर आप जीरो से भाग देंगे ना, तो आपने कभी भी मोबाइल में देखा होगा तो एक मैसेज आता है कि एरर। एरर का मतलब है ना, त्रुटि हो गई आपने, कि गलत कर दिया है, ठीक? या आपको देखने को मिलता है बच्चे, कैन नॉट, है ना, लिख कर आता है कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं। तो वही शर्त है बच्चों की जीरो से आप नहीं भाग दीजिएगा। बाकी दुनिया में कोई भी परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या से ही आप भाग देंगे ना, तो कन्फर्म 100% उसका उत्तर परिमेय संख्या ही आपको आएगा, ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं। काफी सारे हमने बातें कर ली। बच्चों देखिए अपरिमेय संख्या, है ना? बच्चों सिंपल सी बात आप याद रखें ना, कि जो संख्या परिमेय ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफी दबा के आता है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। 1 नंबर का या कभी कभी लॉन्ग नंबर का बन जाता है बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझते रहिएगा, है ना? समझाते हैं आपको कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या यही है बच्चों, आपने समझ लिया हुआ है। और अपरिमेय संख्या हम यहाँ पर पहचानते हैं, आपको पहचान करवाते हैं परिमेय संख्या की। एक एक बात हम आपको सब जो है यहाँ पर समझाते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए कहा जाता है ना बच्चों की, वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे भाई √2, √3, √5, √6, √11, √13, √17, ये सारी संख्याएं क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा बच्चों, क्या मैं अगर ऐसा लिख दूं √4, क्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं मेरे भाई, क्योंकि 4 का अगर जब आप वर्गमूल निकालते हैं ना, तो कितना आता है? 2 आता है। और इस 2 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2/1। और जैसे हमने 2/1 लिख दिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये तो p/q के रूप में है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा बच्चों परिमेय संख्या। तो आप ये मत समझिएगा कि अंडर रूट में आपको कुछ भी दिख गया भाई तो उसको मैं अपरिमेय संख्या बोलूंगा, नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा ना, कि अंडर रूट में कोई भी संख्या अगर आपको दिख जाए, जिसका वर्गमूल अगर आप जानते हैं, तो उसको मैं परिमेय बोलूंगा। लेकिन मैं बच्चों अगर यहाँ पर लिख दूं ना √3, देखिए मैं 3 का वर्गमूल नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि 3 किसका वर्ग है। जैसे ये जो 4 लिखा हुआ है ना, मैं ये बता सकता हूँ कि 4 किसका वर्ग है? 2 का। जब आप 2 का वर्ग करते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, है ना, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इस ये सारी संख्या अगर आपको दिख जाए अंडर रूट में, तो ये सारी हमारी परिमेय होती है बच्चों, ठीक? जैसे मैं अगर कहूँ आपको लिख कर दे दूं ऐसे 16, तो 16 का वर्गमूल या 16 किसका वर्ग है बच्चों? तो देखिए 4 का वर्ग है, तो यानी इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो मैं इस अंडर रूट 16 को जो है अपरिमेय नहीं कहूंगा, ये अरिमेय संख्या नहीं है बच्चों। क्या है? ये हमारी एक परिमेय संख्या है, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक? तो इस बात को आपको फोकस करके चलना होगा बच्चों, कि जिसका हम वर्गमूल जान पा रहे हैं वो परिमेय है, और जिसका वर्गमूल हम बच्चों नहीं जान पा रहे हैं, जैसे √3, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। जिसका वर्गमूल हम जानते हैं वो परिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं जान पा रहे हैं वो अपरिमेय है। सिंपल सी बात है, ठीक? कल के दिन बच्चों अगर आपसे कोई पूछ लेना कि आप ये बताइए भाई कि √100 कैसी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? तो देखिए 100 का वर्गमूल बच्चों 10 होता है। तो देखिए मैं 100 का वर्गमूल जान पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो √100 है ना मेरे भाई, ये परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या, ठीक?
देखिए बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है ना पाई, है ना। देखिए पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। बच्चों देखिए पाई का जो मान है ना, इस पर रिसर्च जारी है। पाई का कोई एक्यूरेट मान नहीं जानता है, लेकिन सवालों में गणना के लिए कभी भी हमको जरूरत पड़ती है तो पाई का मान जो है 22/7 ऐसे मान लेते हैं बच्चों, है ना। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। पाई का मान इतना वास्तव में नहीं होता है मेरे भाई, 22/7, लेकिन सवालों को सॉल्व करने के लिए माना गया है। तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इस पर अभी हमारे मैथमेटिशियन लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक। देखिए पाई का अगर दशमलव वाला मान पूछा जाए ना मेरे भाई, तो आप ये बता सकते हैं 3.1415926। यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है पाई पाई का मान 22/7। ये बच्चों एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक। एग्जैक्ट जो है इस तरीके से नहीं रहेगा। देखिए पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता है मेरे भाई। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि नहीं होता है तो क्यों आप लिए हुए हैं। ठीक। बच्चों पाई का जो मान है वो 22/7 जो है एकदम रियल में नहीं होता है 22/7। लगभग में ऐसा माना गया बच्चों 22/7। ये आप मान के समझ सकते हैं। ठीक। यहाँ पर लिख ही देते हैं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर हमने क्यों ले लिया हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, अगर पाई का जो है ना एक्यूरेट मान, जो है एकदम एग्जैक्ट मान, एक्यूरेट परफेक्ट, वो बच्चों 22/7 नहीं होता है। केवल सवालों को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा मानते हैं पाई का मान 22/7, जबकि ये वास्तव में होता ही नहीं है। ठीक। पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक। इस तरीके से होता है ये आपको मान के चलना होगा बच्चों। पाई का जो मान है वो 22/7 ये एक्यूरेट नहीं होता है, एकदम परफेक्ट आप नहीं समझ सकते हैं कि लगभग में माना जाता है कि पाई का मान 22/7 है। परफेक्ट अभी हमारे मैथमेटिशियन लोग नहीं समझ पाए हैं इसको। अब देखिए एक ट्रिक है बच्चों अपरिमेय संख्या पहचानने की। देखिए अपरिमेय संख्या का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे ना, तो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अशांत का मतलब वो ना तो खत्म होगा बच्चों और ना ही रिपीट होगा। तो एक ट्रिक है, आप समझ सकते हैं। अपरिमेय संख्या का पहचान है कभी खत्म नहीं, कभी दोहराता नहीं। आइए समझते हैं क्या। देखिए जैसे कि मैं अगर अंडर रूट 2 की बात करूं, तो अंडर रूट 2 का मान इतना होता है मेरे भाई। देखिए दशमलव के बाद हम ये गिन के नहीं बता सकते हैं बच्चों की कितनी संख्याएं हैं। और देखिए यहाँ पर रिपीट भी नहीं कुछ हो रहा है। तो देखिए ये ना ही खत्म होता है ना ही रिपीट होता है। ऐसे देखिए रूट 3 का मान है बच्चों 1.732। देखिए ना ये खत्म ही होता है और ना ही बच्चों रिपीट होता है। इसको देख सकते हैं रूट 5। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 2.236067 ठीक। देखिए दशमलव के बाद हम नहीं गिन पा रहे हैं, डॉट डॉट लगा हुआ है चूंकि, इसीलिए हम नहीं गिन पा रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे यार 1 2 3 4 गिन तो पा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब आगे भी संख्याएं हैं। ठीक। देखिए ये ना ही जो है खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं, इसका प्रसार कैसा है? अशांत है, अनावर्ती है। ठीक। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ई देख सकते हैं। ई का मान होता है यहाँ पर है ना 2.711828 ऐसे डॉट डॉट करके। देखिए ये भी ना ही खत्म होता है बच्चों और ना ही रिपीट होता है। तो ये सारी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। देखिए बच्चों, काफी बच्चे जो है ज्यादातर ना पाई को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं उनको बार बार यही बता रहा हूँ बच्चों ना, कि आप एग्जाम में अगर कभी भी पूछा जाएगा कि पाई, है ना, पाई कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे बच्चों की पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब बच्चों देखिए सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो पाई का मान ले लेते हैं 22/7। अब देखिए ये बच्चों 22/7 जब देगा ना, तो आपको परिमेय संख्या पे टिक मारना है ना। इस सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। ठीक। देखिए आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि यार यहाँ पर पाई को हम अपरिमेय बोल रहे हैं और यहाँ पर परिमेय बोल रहे हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना होगा, ये पाई का जो है वास्तव में मान नहीं है 22/7, एक्यूरेट मान नहीं है, परफेक्ट मान। ठीक। इस तरीके से सीधा आप याद रखिए कि 22/7 दिख गया भाई तो परमीय है, पाई दिखा तो अपरिमेय है, लफड़ा खत्म। ठीक। आइए हम कुछ सवालों को सॉल्व करके आपको सिखाते हैं बच्चों। देखिए ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। देखिए पूछ लिया है ना पाई है, पाई क्या है? तो बच्चों अभी आप समझे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो यानी ऑप्शन सी पर आपको टिक कर देना है।
अब बच्चों देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए ना कि 22/7 किस संख्या है, देखिए पाई का मान ही होता है 22/7, लेकिन इसको हम बच्चों परिमेय संख्या बोलेंगे, तो यानी इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये बात है। ठीक, चलिए बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको बहुत मैं क्या समझाने दिए। अब यहाँ पर हम समझाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको। जैसे बच्चों, परिमेय में अगर हम अपरिमेय को जोड़ेंगे ना, तो उत्तर हमारा अपरिमेय आता है। जैसे कि 2 हमारा परिमेय संख्या है, √3 हमारा अपरिमेय संख्या है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2√+3। और ये कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय। इस पर कुछ जो है, इस पर क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर बच्चों हम क्वेश्चन को दिखा देते हैं आपको, है ना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा बच्चों, देखिए इसने पूछा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या का योग करेंगे तो क्या होगा, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। योग का मतलब जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए 2025 में आया हुआ है, तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। अभी आपने देखा कि परिमेय में जब हम अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा। तो यहाँ से आपको कुछ सोचना नहीं है, ऑप्शन डी पर बच्चों कर देना है। ठीक, ठीक, यहाँ तक बच्चों जो क्वेश्चन था हमने आपको समझा दिया। अब हम थोड़ा आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। ठीक, समझ लेते हैं और भी संख्या है बच्चों। जैसे कि हम सबसे पहले समझते हैं ना कि अभाज्य संख्या क्या है। देखिए अभाज्य संख्या पे भी इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, है ना। देखिए अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए वह संख्या जो खुद से कट जाए और एक से कट जाए, अभाज्य संख्या है मेरे भाई। ठीक, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड का मतलब, सबसे पहला गुणनखंड खुद वह संख्या और एक। मैं ये कहना चाहता हूँ ना मेरे भाई कि कोई भी संख्या दुनिया में है, अगर वो खुद से कट जाए और एक से कट जाए तो अभाज्य संख्या है। जैसे कि बच्चों देखिए, दो दो जो है दो से कटेगा और एक से भी कटेगा, है ना। कटने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं भाग दे सकता हूँ। जैसे कि दो को मैं दो से भाग दूंगा तो दो दो कट जाएगा। फिर इसी दो को मैं एक से भी भाग दे सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। तो देखिए ये जो दो है ना, ये दो जो है अपने आप से कट रहा है और एक से कट रहा है, तो इसका मतलब दो क्या है? अभाज्य संख्या। ऐसे मेरे भाई अगर मैं तीन की बात करूँ, तीन अपने आप से कटेगा, एक से भी कटेगा। ऐसे पांच से बात करूँ तो पांच जो है अपने आप से कटेगा, एक से भी कटेगा। तो आप देख सकते हैं इसके टोटल कितने गुणनखंड बने बच्चों? दो गुणनखंड। तो ऐसा भी बोला जा सकता है ना कि वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कौन कौन? सबसे पहला नंबर खुद वह संख्या है और दूसरा एक है। ठीक, देखिए सात बच्चों अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा। 11 अपने आप से कटेगा, एक से भी कटेगा। 13 अपने आप से कटेगा, एक से भी कटेगा। ऐसे बच्चों 17 जो है ना अपने आप से कटेगा और एक से भी कटेगा। ऐसे 19 जो है ना अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा। बहुत सारी संख्याएं ऐसी है मेरे भाई जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, आइए हम थोड़ा और आसान शब्दों में आपको सिखाते हैं कि आप जो है पहाड़ा वाला तरीका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा कहा जाता है ना, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा पहाड़ा वाला तरीका, जो अपने पहाड़े के अलावा किसी दूसरे के पहाड़े में ना आए, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे बच्चों देखिए तीन, जब हम तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तभी तीन आएगा। जैसे कैसे पढ़ते हैं? तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन त्रिका नौ, तीन चौक 12, तीन पचे 15, ऐसे करते करते देखिए ऐसे हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए जब हमने तीन का पहाड़ा पढ़ा ना मेरे भाई, तभी तीन आया। तो इसका मतलब तीन क्या है? अभाज्य संख्या है। जब मैं ऐसे दो की बात करूंगा, देखिए दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक 8, दो पंचे 10। देखिए दो बच्चों अपने ही पहाड़ा में आ रहा है, दूसरे के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। अगर मैं बच्चों चार की बात करूं तो देखिए, जब मैं चार की बात करूंगा ना तो चार एकम चार, चार दूनी 16, है ना, सॉरी चार दूनी 8। ऐसे बच्चों में अगर चार की बात करूँ ना, चार के पहाड़े की, देखिए चार एकम चार, चार दूनी 8, चार तिया 12, चार चौक 16, ऐसे करते करते अब देखिए बच्चों चार जो है ना अपने भी पहाड़े में आया है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ना बच्चों, चार जो है दो के पहाड़े में आया है। तो इसका मतलब जो है चार जो है ना, ये अभाज्य संख्या
नहीं है मेरे भाई, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पहाड़े के अलावा दूसरे के भी पहाड़े में आया है, तो इसको मैं अभाज्य संख्या नहीं कहूंगा। ठीक, मुझे लगता है आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि सवाल कैसे बना था। ठीक, देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझना होगा मेरे भाई कि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन 4 पर आते हैं। देखिए पूछा है ना इसने, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है। 2023 में आया है, 2024 में आया है। अब देखिए बच्चों, आपको पता है ना कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। तो डायरेक्ट इस पर आपको टिक मार देना है। देखिए हमने सबसे पहले ही शुरुआत की थी 2 से, तो सोचने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है दिख रहा होगा, आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप अभाज्य जो है गुणनखंड कीजिए, है ना। क्या करना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड और आपको करके समझाते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है ना, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये काफी बार जो है रिपीट हुआ है बच्चों। देखिए कब कब आया है तो आपके सामने दिख रहा होगा, 22, 23, 24, 25, है ना। आइए इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। देखिए 156 का देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है ना बच्चों कि अभाज्य संख्या लेकर ही आपको इस 156 को तोड़ना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 156 ले रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं इसको काट रहा हूँ। देखिए सबसे अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2 से। 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 से कट जाएगा। देखिए 2 सते 14, और देखिए है ना 15, तो मैं इसको उधार दे दूंगा तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16। अब बच्चों देखिए इसके लास्ट में 8 है, यानी कि 2 के पहाड़े में 8 आता, तो 2 से ये कट जाएगा। ठीक, देखिए 2 3 6, एक उधार दे दूंगा 18, तो ये कितना हो जाएगा? 2 9 18। और आपको पता है बच्चों इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। और देखिए 13 जो है अभाज्य संख्या है, तो ये अपने आप से कटेगी। देखिए 13 एकम, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं 13 एकम 13। तो मेरे भाई मैं अगर इस 156 का अभाज्य गुणनखंड करूँ ना, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ क्या क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 एक बार में और 13 एक बार में, है ना। यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, और 3 एक बार, और 13 एक बार। तो इस तरीके से 156 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो ये चीज हमारा बनेगा। ठीक, देख लेते हैं ये चीज ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है ना। 2 का स्क्वायर, देखिए बच्चों क्या देखना है आपको, है ना, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर, है ना। देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको करना होता है इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसने पूछ लिया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बार इसने इसको पूछा हुआ है। देखिए संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग क्या है? देखिए 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है। सबसे पहले इसका करना है आपको अभाज्य गुणनखंड 144 का। तो सबसे पहले हम करते हैं मेरे भाई 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसे आपको बना लेना है अच्छे से। 2 से हम काट सकते हैं। देखिए 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 से इसको काटेंगे, तो देखिए 2 तिया 6 और एक उधार दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12, तो 2 छक 12। फिर देखिए ये होता है 2 एकम 2, उधार दे देंगे तो हो जाएगा 16, 2 8 16। 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब बच्चों इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा ना बच्चों कि मैं अगर 144 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, तो देखिए 2 कितनी बार आया है? 4 बार। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार मैंने लिख दिया। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो देखिए 3 गुणे 3। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए 2 कितनी बार आया है? 4 बार। तो देखिए हो जाएगा 2 के पावर 4, है ना। फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2। ठीक, अब देखिए ये आपसे नहीं पूछा था कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, इसने पूछा क्या है बच्चों? घातों का योग आपसे पूछा है, यानी इसके पावर को जोड़ना है। तो इसका देखिए पावर है, यानी घात है 4 और 1 है 2, तो इस 4 और 2 को मैं जो जोड़ूंगा ना, तो 4 और 2 कितना बन जाएगा? 6। तो यानी इनके घातों का योग कितना होगा? 6 होगा। ठीक, तो यहाँ से बच्चों ऑप्शन डी आपको दिख रहा है ना, डी पर ऐसे टिक कर देना है।
बड़ा सिंपल सा था, कुछ करना नहीं था बच्चों। देखिए इसे 144 को आपको तोड़ लेना है, ठीक है। देखिए 144 को आपको तोड़ लेना था, बस ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 2 सते 14, 2 दूनी 4 है ना, 36 दूना 72 है ना, 18 दूना 36, 2 9 18, फिर ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। यहाँ देख सकते हैं दो कितनी बार आया है, 4 बार, है ना। देखिए तीन कितनी बार आया है, 2 बार। अब देखिए इसने पूछा है घातों का योग, तो ये पावर जोड़ देना है, 4 और 2, ये घात जोड़ देना है, 4 और 2 6, तो 6 हो जाएगा सही। इस तरीके से आपको बच्चों इसको सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए हम समझ लेते हैं आगे की बात कि जो है भाज्य संख्या क्या है। देखिए अब समझते हैं बच्चों की भाज्य संख्या क्या है। देखिए भाज्य को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब ऐसा कहा जाता है ना कि ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। दो से ज्यादा गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जिसको दो से ज्यादा अंक काट रहे हो। जैसे कि देखिए जो 4 है बच्चों, सबसे पहले अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, और देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4। तो देखिए इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं है, केवल देखिए कितने गुणनखंड है, 1 2 3, 2 से ज्यादा हो गए। देखिए 6 किससे किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, और देखिए 2 से भी कटेगा, 2 3 6, और देखिए 3 से भी कटेगा, 3 दूना 6। तो देखिए बच्चों इसके जो है ना दो से ज्यादा गुणनखंड आपको दिख रहे होंगे। फिर ऐसे 8 को देखेंगे तो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, देखिए 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 4 से भी कटेगा, 4 दूनी 8। देखिए इसके दो से ज्यादा गुणनखंड आपको दिख रहे हैं। देखिए कितने गुणनखंड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। देखिए 10 किससे किससे कटेगा, तो देखिए अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। और देखिए 10 किससे कटता है, तो देखिए 10 कटता है बच्चों 2 से, क्योंकि 2 पंचे 10। देखिए 2 से भी कटेगा, और देखिए जो 10 है वो 5 से भी कटता है, 5 दूनी 10, तो यानी ये 5 से भी कटेगा, है ना। ऐसे ही देख सकते हैं 15 अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, है ना। इस तरीके से 18 को भी देख सकते हैं, 18 अपने आप से 1 से, है ना। फिर देखिए 3 छक 18, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 2 नवा 18, है ना। इन सभी से कट रहा है। ऐसे 21 को भी देख सकते हैं। अगर मैं कुछ भूल जा रहा हूँ बच्चों तो आप जो है देख सकते हैं इसको, ठीक। 21 किससे किससे कटेगा, तो देखिए 3 से कट रहा है, और देखिए 7 से कट रहा है ना। और सबसे पहले अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये सारी संख्याएं मेरे दोस्त भाज्य संख्या है ना बच्चों। देखिए क्या है, भाज्य संख्याएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या है। वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसको मैं बोलता हूँ भाज्य संख्या, ठीक मेरे भाई। हम चलते हैं उदाहरण 1 पर बच्चों, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा उदाहरण है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी वाले बुक में काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। देखिए उदाहरण 1 है, ये कहना चाहता है संख्याओं 4 के पावर, है ना। देखिए कहना चाहता है संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, है ना। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो बात लिखा हुआ है 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, इसका क्या मतलब है। तो चलिए बच्चों हम इसको सबसे पहले समझा देते हैं। देखिए हल दिया है, देखिए दिया गया है आपको, है ना। दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 के पावर n एक संख्या है, और इसने बता दिया है ना कि n का मान क्या है। तो देखिए n का मान है बच्चों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। यानी n का मान आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं बारी बारी से देखता हूँ, जैसे मैंने अगर n बराबर, है ना, 1 रख दिया, किसमें रखना है, इसमें 4 के पावर n में। तो जब हम n का मान 1 रख देंगे तो हो जाएगा 4 के पावर 1, है ना। 4 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है। अब देखिए मैं अगर n की जगह पर बच्चों 2 रख दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि 4 का आपस में 2 बार गुणा। देखिए 4 चौक 16, देखिए 4 चौक 16, ये किस पर खत्म हो रहा है बच्चों, 6 पर खत्म हो रहा है। ध्यान से इसको देखते रहिएगा। फिर जैसे मैं अगर n बराबर 3 ले लूं,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n का मान अगर 3 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 4 के पावर 3। 4 के पावर 3 का मतलब क्या है, 4 गुणे 4 है ना। देखिए 4 चौक 16 और 16 चौक का 64। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना बच्चों, ये किस पर खत्म हो रहा है, 4 पर, है ना। फिर देखिए अगर मैं n बराबर अगर यहाँ पर 4 ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4। तो 4 के पावर 4 तो ये बन जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चक्कर गुणा। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक का 64 और 64 चौका। देखिए 64 का अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, देखिए कर लेते हैं गुणा। देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल आए 1, 4 छक 24 और 1 25 यानी कि 256। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, 256 हो जाएगा। आप देखिए कि ये किस पर खत्म हो रहा है, 6 पर। देखिए बच्चों यहाँ पर 6 है, 4 है, 6 है, ये ऐसे ही आता रहेगा। कभी 6 आएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 6 आ जाएगा, कभी भी मेरे भाई जीरो नहीं आएगा। ये संख्या जो है जीरो पर समाप्त नहीं होगी। अच्छा देखिए आपके मन में एक विचार चल रहा होगा ना मेरे भाई, कि कोई भी संख्या जीरो पर खत्म कब होती है। देखिए जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि देखिए जो 10 है ना, देखिए 10 किस पर खत्म हुआ है, जीरो पर, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ बच्चों 60, 60 किस पर खत्म हुआ है, जीरो पर। जैसे मैं लिख देता हूँ 30, 30 किस पर खत्म हुआ है, जीरो पर। देखिए खत्म होने का मतलब यह है, जैसे 10 है तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 पंचे 10, है ना। जैसे यहाँ पर 60 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, देखिए 2 3 6 है ना, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, है ना। इस तरीके से इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ दो, है ना, दो, है ना, 2 पंचे 10 और 10 तिया 30। ये एक बात आपने नोटिस किया होगा ना मेरे भाई, तो आपने देखा होगा कि कोई भी संख्या अगर जीरो पर तब खत्म होती है ना जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आए और 5 आए। देखिए 2 आए और 5 आए, 2 आए और 5 आए, तो वो पक्का है कि जीरो पर खत्म होगी। ठीक। जैसे अगर मैं और भी समझाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 20, मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 पंचे 20। देखिए 20 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 आया और 5 आया, तभी ये जीरो पर खत्म हुआ है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से एक बात तो पक्का समझ में आती है कि कोई भी संख्या जीरो पर तभी खत्म होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। ये बात तय है। तो देखिए मैं बच्चों बार बार इसको ऐसा नहीं चेक करता रहूंगा, कब तक मैं इसको चेक करूंगा, है ना। इसको हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा से ये बात लिखूंगा ना, जैसे कि लिखा है 4 के पावर n, तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा और इस 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, है ना। और ये जो पावर n लिखा हुआ है इसको ऐसे रहने देता हूँ। देखिए 2 गुणे 2 लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना कि 2 आया है बच्चों लेकिन 5 नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि n की जगह पर हम कुछ भी ले लें तो ये पक्का है कि उसमें जो है 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें 2 ही आया है, 5 नहीं आया है। क्योंकि कोई भी संख्या जीरो पर कब खत्म होती है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करें और 2 आए और 5 आए तब होती है जीरो पर खत्म। तो देखिए ये इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 ही आया है बच्चों, 5 नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में n का कोई भी मान ले लिया जाए तो कभी भी ये संख्या जीरो पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 ही आया है, 5 नहीं आया है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, है ना, अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया है, नहीं आया है, इसलिए 4 का पावर n अंक कभी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे छोटा सा बात आपको लिख के चल देना है ना। ये चीज आपको नहीं दिखाना है कि ऐसे, आप ऐसा दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि देखिए भाई हमने ये लिया तो ये आया। हम कब तक इसको ऐसे चेक करते रहेंगे ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो भाई अनंत है। तो इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये छोटा सा है ना, यहाँ पर हमने दिखा दिया कि यहाँ पर 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया है।
इसलिए 4 का पावर n अंक कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे आप ये बात लिख दीजिए, चाहे ये बात लिख दीजिए, दोनों सही है, चाहे आप दोनों लिख दीजिए एग्जाम में, तभी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपके मन में जो सवाल था वो हम सॉल्व कर दिया। आइए बच्चों हम आगे चलते हैं, थोड़ा है ना समझते हैं हम। उदाहरण दूसरे पर देखिए, अब यहाँ से खेल अच्छा सा स्टार्ट होता है मेरे भाई। देखिए दूसरा उदाहरण है ना कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए ये कहना चाहता है ना कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए हल, देखिए दिया क्या गया है आपको, दो संख्याएं दी गई हैं। एक संख्या दी गई बच्चों 6 और 20, है ना। 6 और 20 का आपको क्या ज्ञात करना है, एक बार आपको वो ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है ना। और फिर आपको जो है 6 और 20 का ना एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए एचसीएफ 6, 20 ऐसे एग्जाम में आपको लिख के आना है बच्चों। लिखने का एक तरीका होता है, स्टाइल होता है अपना, ऐसे स्टाइल में आप लिखेंगे। ठीक, कि 6 और 20 का एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है आपको, अभाज्य गुणन खंड विधि। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों, एक सुंदर सा आपको हेडिंग लगा देना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे 6 और एक संख्या जो आपको दिया गया है 20, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। यहाँ कहीं साइड में आपको 6 को ना और 20 को तोड़ लेना है। जैसे मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूँ 6 को, देखिए इसमें लिख सकता हूँ 2 3 6। अब देखिए 3 अपने आप से कटेगा तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर मैं 6 को लिख सकता हूँ ना 2 गुणे, कितना लिख सकता हूँ, देखिए 2 गुणे 3। फिर बच्चों 20 को आपको तोड़ना है अभाज्य संख्या लेकर, तो यहाँ मैं कहीं 20 को तोड़ देता हूँ। देखिए 20 हमने यहाँ पर लिखा, इसको तोड़ देते हैं। देखिए 2 दहाइयम 20, है ना, 2 पंचे 10। देखिए 5 अपने आप से कटेगा तो 5 एकम 5। ठीक, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। ठीक, सबसे पहले बच्चों हम इसका निकालते हैं ना एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम किसका, 6 और 20 का। तो बच्चों जब भी ना हम एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो एक बात आपको देखना होता है ना कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ से देखिए 2 और 2 मिल रहा है, तो इस 2 को हम उतार देंगे। ठीक, देखिए इसमें अब और देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन अब ऊपर वाले में 2 नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है, यानी कि कुछ भी अब मिलता जुलता नहीं है। तो देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको जबरदस्ती आपको यहाँ इसे उतार देना है। ठीक, देखिए 5 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, तो तब भी इसको जबरदस्ती उतारना है। देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तब भी आपको उतार देना है। ये होता है एलसीएम का तरीका। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, पंचे 20, 20 तिया 60, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 60। ये हो जाएगा हमारा आंसर एलसीएम का। ठीक, लेकिन इसने आपसे एचसीएफ भी तो पूछा है भाई। देखिए अब बात करेंगे ना इसके एचसीएफ की। तो देखिए बच्चों जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं ना तो बड़ा सिंपल सा होता है, जो सभी में मिल जाता है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। तो देखिए सभी में केवल 2 मिल रहा है, तो यानी इसका एचसीएफ केवल हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा आंसर। सिंपल सा बात है। ठीक, इस तरीके से बड़ा ही आसान सा है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो देखना होगा कि जो मिल रहा है उसको उतार दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको जबरदस्ती उतार दीजिए। और एचसीएफ में जबरदस्ती नहीं चलेगा, जो मिलेगा केवल वही आपको उतारना होगा। आइए देखिए इसका उदाहरण तीसरा देखते हैं। देखिए यही आपको इसमें भी काम करना है बच्चों, है ना। क्या काम करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, देखिए 96, 404। इसका बच्चों हम निकालेंगे ना एलसीएम निकाल के बताएंगे, और फिर इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ 96 और 404 का, है ना। कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो इसने कह दिया है कि आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। कभी भी बच्चों एग्जाम में अगर अभाज्य गुणनखंड विधि आएगा ना तो आप ऐसे ही इसको लगाएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले संख्या लिख लेनी है दोनों, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों 96, है ना, एक संख्या, और दूसरी संख्या हमारी 404, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर कहीं साइड में इसको कटवाते हैं अच्छे से।
देखिए सबसे पहले हम 96 को काटते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से काटते हैं तो देखिए 2 से ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 का पहाड़ा दिख रहा है, 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है। देखिए 2 चौक 8, इसको उधार दे देंगे तो हो जाएगा 16, 2 8 16। अब देखिए 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है, यानी 48 2 से कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 है ना, 2 चौक 8, फिर इसको काटेंगे। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर इसको काटेंगे। 2 छक 12, फिर इसको काटेंगे। 2 तिया 6। देखिए 3 अपने आप से कटेगा, तो यहीं पर रुक जाना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ ना, देखिए क्या लिख सकता हूँ, दो कितनी बार आए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिख देता हूँ 2 गुणे 2, है ना, गुणे 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। और देखिए 3 कितनी बार आया है, एक बार, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों एक बार, ठीक। उसके बाद इस 404 को तोड़ के रख देना है, ठीक। तो देखिए 404 तोड़ देते हैं, यहीं पर तोड़ देते हैं। देखिए देखिए 404 को तोड़ देते हैं बच्चों। तो तोड़ेंगे ना तो देखिए 2 दूनी 4, जीरो को ऐसे उतार देंगे, 2 दूनी 4। फिर इसको तोड़ देंगे, है ना। देखिए 2 दहाइयम 20, है ना, 2 एकम 2। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो आपको सोचना होगा कि ये किससे कटेगा, है ना। हाँ बच्चों देखिए, अब ये जो 101 है ना, ये अभाज्य संख्या है, तो ये अपने आप से कटेगा। तो देखिए 101 के कम कितना हो जाएगा, 101। अब यहाँ पर बच्चों आपको लिख देना है, तो इसे मैं लिखूंगा 2 गुणे 101। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे बच्चों एलसीएम, तो यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम किसका, 96, 404 का, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, देखते हैं एलसीएम में क्या करना होता है। सबसे पहले इसको आप मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, तो इसको हम उतार देंगे इसे। देखिए फिर यहाँ पर ये मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे उतार देंगे। अब देखिए अब नहीं मिल पा रहा है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसको भी यहाँ पर उतार देना बच्चों, ऐसे जबरदस्ती करके 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, गुणे 3। इसको हमको नीचे लिखना चाहिए था। आप यहाँ पर समझिएगा बच्चों कि यहीं से है, ठीक। देखिए अब देखिए 101 नहीं मिल पा रहा है, तब भी इसको आपको यहाँ पर उतार देना है, ठीक बच्चों। समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर बच्चों इसका आपको ना गुणा कर देना है, तो जब आप गुणा करेंगे ना तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, 16 दूना 32, 32 तिहैया, देखिए 32 तिहैया कितना होगा, है ना, 3 दूनी 6 और 3 तिरक्का 9, 32 तिहैया कितना हो जाएगा बच्चों, 96। अब इस 96 का ना आपको करना होगा 101 में बच्चों गुणा करना होगा, कि इसका गुणा करने पर क्या आ जाएगा, है ना। क्या करेंगे, इसका 96 और 101 का बच्चों हम गुणा करते हैं। देखिए कहीं पर यहाँ पर हम कर लेते हैं साइड में, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों करते हैं 96 का ना 101 में हम लोग गुणा कर देते हैं। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 जीरो ओम 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 9 जीरो ओम 0, 9 एकम 9, 6 9 6, है ना। और ये हो जाएगा 9, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 9696। यानी जब मैं इसका गुणा करूंगा ना तो ये कितना आएगा बच्चों, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा ये बन जाएगा 9600, है ना, 9696। ये बच्चों इसका बन जाएगा एलसीएम, ठीक। इस तरीके से। अब बच्चों मैं अगर बात करूँ ना इसके एचसीएफ की, तो आप जानते हैं, है ना, 96 और 404 का जब मैं एचसीएफ का बात करूंगा, तो देखिए एचसीएफ में जो मिलता है उसी को देखना होता है। देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसको उतार देंगे। यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, इसको उतार देंगे। बाकी लफड़ा किसी से नहीं करना है। ये सब नहीं मिल रहा है, नहीं उतारेंगे। 2 दूनी 4, सिंपल सी बात है बच्चों, एचसीएफ में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है।
जो मिलता है केवल वही आपको लेना होता है। और एलसीएम की बात करेंगे ना, जो मिलता है उसको तो लेना ही है, लेकिन जो नहीं मिलता है उसको जबरदस्ती लिखना है मेरे भाई। जबरदस्ती उसको लिख लेना है, यहाँ पर जबरदस्ती उसका गुणा करना है, ठीक। इस तरीके से। आइए बच्चों में इसका उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं, समझ लेते हैं आसानी से कि अगर 3 संख्याएं हैं तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हल लिखते हैं, दिया है, देखिए लिखते हैं बच्चों, दिया है, क्या क्या दिया गया है। एक संख्या है 6, एक संख्या है 72 और एक संख्या है 120, है ना। 3 संख्याएं आपको दी गई हैं। क्या क्या करना है बच्चों, तो देखिए आपको करना है ना, यहाँ पर आपको करना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इन सभी को तोड़ देना है। इसे यहाँ पर हम साइड में कहीं तोड़ देते हैं, देखिए 6 को तोड़ देते हैं। 6 को क्या ही तोड़ेंगे, ये तो ऐसे ही टूटा हुआ है, तोड़ा है ना। जो टूट चुका है पहले से उसको क्या हम तोड़ेंगे। देखिए 2 तिया 6, 72 को तोड़ते हैं मेरे भाई। देखिए 72 को जब तोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा कितना, 2 छक 12, फिर ये हो जाएगा 18 दूना 36, तो फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 नवा 18, ये कट जाएगा बच्चों 3 त्रिका 9 और ये फिर हो जाएगा 3 एकम 3। तो यानी ये 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 गुणे 3। अब बच्चों 120 को यहाँ पर हम तोड़ देते हैं थोड़ा, 120 को देखिए 2 छक 12, ऐसे उतार देना है जीरो को, 2 तिया 6, जीरो आप ऐसे उतार दीजिए। देखिए 3 से इसको मैं काट सकता हूँ, 3 दहाइयम 30, फिर 10 को मैं काट सकता हूँ बच्चों, 2 पंचे 10, है ना, 5 इक्कम 5। कोई बच्चा पूछ रहा होगा भाई यहाँ से 2 से भी तो काट सकते हैं 30 को, बिल्कुल काट सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उत्तर आपका वही आएगा। देखिए कोई अगर सोचे ना कि यहाँ पर मैंने 30 को 3 से ही क्यों काटा, 2 से क्यों ही काटा, तो आप काट सकते हैं भाई, उत्तर वही आएगा। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणे 2, और यहाँ पर भी 1 2 आया है, तो इसको ऐसे उतार दीजिए, चाहे बाद में उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल से उतार देते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 3, है ना, 3 गुणे 2 गुणे 3। इसके क्रम से बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको हेरा फेरी करके उतार देंगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो देखिए हमेशा जो है ना 120 के ही बराबर पहुंचेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना, है ना, 12 दूना 24। सॉरी बच्चों ये 5 है, हमने गलती से 3 उतार दिया है, अभी तो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूना 24 पंचे 120, अब ये सही है। अब बच्चों देखना है ना, देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एलसीएम की, इसके 6 कामा 72 कामा 120 के। देखिए एलसीएम में हम बात करते हैं तो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, 1 2 तो वैसे कट गया। देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा होगा मिलता हुआ, 2 को उतार देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर भी 1 2 आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, तो इसको भी मैं इससे उतार दूंगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर भी 1 2 आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसको भी ऐसे उतार देना है। फिर बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं 1 3 आपको मिलता हुआ दिखाई देता होगा, यहाँ से 1 3 उतार देना है। अब बच्चों देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना। देखिए ये जो 3 है ना ये पूरे में मिलता हुआ दिखाई देता है, तो इसको पूरे को देख लेना है। पूरे में 3, पूरे में 3, है ना, सभी में 3 मिलता है तो सभी से उतार देंगे। जहां से मिलेगा मेरे भाई, अगर पूरे में मिलता है तो पूरे में से उतार देंगे, अगर 2 ही से मिला है तो 2 ही से उतार देंगे। जहां से मिलता है वहां से उतार दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 था, तो पूरे में था तो हम पूरे में हमने मिला दिया। फिर यहाँ देखिए ये जो 3 है और ये जो 5 है बच्चों, ये छूट जा रहा है, तो इसको भी जबरदस्ती उतार देना है, ठीक। ये बात आप जानते हैं, इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे, यानी 72 पंचे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 10 के जीरो हासिल आए 1 और 7 पचे 35 और 1 36, यानी कि कितना बन जाता है मेरे भाई, 360, है ना। यानी इसका एलसीएम कितना बनेगा, 360। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बराबर करके 360, ये इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम का। अब मैं बात करूंगा बच्चा एचसीएफ का, ठीक। यानी कि 6 72 और 120 का एचसीएफ, है ना। देखिए यहाँ से जब भी हम बात करते हैं बच्चों एचसीएफ की ना, तो मैंने आपको सिखाया है कि जो सभी में मिलता है ना उसी को लेना है। सभी में क्या मिलता है बच्चों, तो देखिए सभी में मिलता था 2 2 2, तो यहाँ से सभी में 2 मिल गया। फिर देखिए पूरे में क्या मिलता है, 3, तो 3 ले लेना है।
बाकी मेरे भाई कोई तो नहीं मिला है सभी में ना, तो किसी को नहीं लेंगे। अब देखिए 2 3 6, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। इसका एचसीएफ हो जाएगा बच्चों 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। तो एचसीएफ में और एलसीएम में आपको ध्यान दे रखना होगा ना, कि एलसीएम में जहां से मिलता है, अगर पूरे में से मिलता है तो पूरे में से उतारेंगे, आधे से मिलता है तो आधे में से उतारेंगे। जैसे 2 ही में मिल रहा था तो 2 ही से हमने इसको मिला दिया। तो देखिए जो नहीं मिलता है उसको भी जबरदस्ती उतारना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक। ये हमारा हो जाता है ना। और फिर जो एचसीएफ होता है उसमें क्या करना होता है, जो पूरे में मिलता है उसको हम उतारते हैं, है ना। और जो आधे में मिलेगा उसको नहीं उतारने से, 3 यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, तभी हमने 3 को उतारा। देखिए 2 यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, तभी हमने 2 को उतारा। अब ये नहीं कि यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है तो एचसीएफ में उतारना, नहीं, ऐसा नहीं करना है बच्चों। ठीक। चलिए बच्चों, अब जो है हमने यहाँ तक उदाहरण 4 तक आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे की वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों, तो अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से मैंने कुछ सीखा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये नहीं लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा तो मत कीजिए। ठीक। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।